17 जनवरी 1989 को कुवैत और इराक के आकाश में इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड हवाई आर्माडा के साथ गर्जना हुई। उनका मिशन था कि वे इराक तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना को नष्ट करें, जिन्होंने पिछले वर्ष अगस्त में तेल से समृद्ध छोटे से राज्य कुवैत को कब्जा कर लिया था, ताकि उसकी धन संपत्ति का लूट सकें। पश्चिम में खाड़ी युद्ध के रूप में याद किया जाने वाला यह संघर्ष एक और प्रमुख युद्ध के द्वारा पूर्ववर्ती था, जिसमें इराक ने अपने शक्तिशाली पूर्वी पड़ोसी ईरान के साथ 8 वर्षों तक संघर्ष किया। दशक 1990 की घटनाओं और वर्तमान समय तक क्षेत्र की घटनाओं को देखते हुए दुनिया भर में कई लोग अब इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय को अनदेखा कर रहे हैं। यह क्रांति, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पर्दे के पीछे की साजिश और उन सभी चीजों की कीमत की कहानी है जो रक्त में चुकाई गई। यह ईरान इराक युद्ध है, मूल खाड़ी युद्ध। विश्व के युद्धों में आपका स्वागत है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच वर्तमान तनाव को देखते हुए यह आधुनिक मनसेट के लिए कठिन है कि 1970 के दशक के मध्य में ईरान मध्य पूर्व में सोवियत संघ प्रभाव का विस्तार करने के प्रयासों का सामना करने में पश्चिम के सबसे करीबी सहयोगी था। 1941 से शाह मोहम्मद पहलवी द्वारा शासित पहलवी ने पश्चिम के साथ इस करीबी संबंध और ईरान की विशाल धन संपत्ति का पूरी तरह से लाभ उठाया और अपनी सशस्त्र बलों को बढ़ाया और उन्हें पश्चिमी शस्त्रों से सुसज्जित किया। इसमें यूनाइटेड किंगडम निर्मित चीफ्टन टैंक शामिल थे, जो सोवियत संघों द्वारा इराक को आपूर्ति कर रहे T-55 और T-62 के लिए समान थे। लेकिन शायद संयुक्त राज्य अमेरिका F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमानों की अधिग्रहण ने सबसे अच्छी तरह से यह दिखाया कि वॉशिंगटन के कितने करीबी सहयोगी थे ईरान इस समय में। F-14 बिना किसी संदेह के उस समय उड़ रहे प्रमुख लड़ाकू विमान थे, सिर्फ मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के F-14 के तुलना में उन्नत नहीं होने पर भी वे विशाल AIM-50 फीनिक्स को चलाने में सक्षम थे, जो एक सैकड़ मील दूर लक्ष्य को हिट कर सकता था। F-14 का मतलब था ईरान ने रेगिस्तानी आकाश पर शासन किया। जब तक F-15 ईगल नहीं आया, इसराइल के पास भी सामान नहीं था। पश्चिम के लिए ईरान को सहयोगी के रूप में रखना उनकी खुफिया एजेंसियों का समय समय पर काम था, जिसमें शाह के लिए मुख्य खतरा ईरान के भीतर से ही उभर रहा था। 1953 में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम खुफिया एजेंटों ने प्रधानमंत्री के सत्ता संघर्ष के दौरान और अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिए शाह ने बाद में देश की संसद को बर्खास्त कर दिया और उनके तथाकथित सफेद क्रांति को उत्तेजित किया। इसने क्षेत्रीय नेताओं से बहुत सारी संपत्ति को छीन लिया, जिनमें से बहुत से इस्लामी धार्मिक नेता थे जो अपनी जनता पर पीढ़ियों से शासन कर रहे थे, और पैसा एक सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी सुधार कार्यक्रम की ओर मोड़ दिया, जिसे कई ईरानी लोग अपनी संस्कृति का पश्चिमीकरण मानते थे। विपक्षी समूह, जिनमें से प्रत्येक का अपना राजनीतिक या वैचारिक एजेंडा था, शाह की सफेद क्रांति से उभरे और लोकप्रियता में वृद्धि हुई। शाह ने ऐसे समूहों को दबाने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी, अयातोल्लाह खोमेनी, जो 1964 में ईरान से निर्वासित लोकप्रिय पुजारी थे, ने विपक्षी समूहों को एक साथ जुटाने में सफलता पाई। शाह के पश्चिम और इजरायल से घनिष्ठ संबंधों को बल देकर शाह को लोगों से और अधिक विमुख करने का जोर दिया। 1978 के जनवरी में हजारों युवा धार्मिक छात्र सड़कों पर उतर आए और उनके साथ शाह के विरोध में अनगिनत अन्य लोग भी शामिल हो गए, जो अब कैंसर से शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे। सरकारी बलों का विद्रोह दबाने का प्रयास, हिंसक प्रतिक्रिया ने केवल अधिक समर्थन आकर्षित किया। ईरानी क्रांति शुरू हो गई थी
और कुछ भी इसे रोक नहीं सकता था। 1 वर्ष के अंदर शाह और परिवार ने छुट्टी की बात कही, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने 17 जनवरी 1987 को सिंहासन त्याग दिया। खोमेनी जीत के बाद घर लौटे और शाह की सरकार के अवशेषों को बाहर करने के बाद 1 अप्रैल 1979 को ईरान का इस्लामी गणराज्य स्थापित किया गया। पश्चिम के लिए ईरानी क्रांति नष्टभ्रंशक और शर्मनाक थी। तेहरान के यूएस दूतावास से बंधक लिए गए और टेलीविजन पर दुनिया को दिखाए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ऑपरेशन ईगल क्लॉ ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब बचाव हेलीकॉप्टर ने C-130 हरकुलस कार्गो विमान से टकराया तो इस घटना में 8 संयुक्त राज्य अमेरिका सेवाकर्मियों और एक ईरानी नागरिक की मौत हो गई। अब पश्चिम के लिए दीर्घकालिक समस्या यह थी कि उनका सामना एक प्रमुख क्षेत्रीय विरोधी से हो रहा था, जिसे उन्होंने खुद ही सरबराह किए गए नवीनतम शस्त्रों से शस्त्रित किया गया था। शाह को सत्ता से हटाया जा रहा था। उसी समय इराक के बॉर्डर के उस पार भी सत्ता बदल रही थी। 16 जुलाई 1987 को इराक राष्ट्रपति अहमद हसन अल बक्र को उनके उपाध्यक्ष सद्दाम हुसैन की राजनीतिक साजिश के बाद हटने के लिए मजबूर किया गया। दोनों पुरुष इराक की शासक पार्टी के सदस्य थे, जिसने अरब राष्ट्रवाद का वादा किया और एक अरब समाजवाद की व्याख्या के तहत कार्य किया। उसी पार्टी ने पड़ोसी सीरिया को भी शासन किया और अल बक्र ने दोनों देशों के विलय के लिए वार्ता शुरू की, जिससे एक अधिक शक्तिशाली एकल राज्य निर्मित होता। लेकिन इससे सद्दाम हुसैन की सत्ता के लिए की गई महत्वाकांक्षा कम हो जाती। अल बक्र को हटाने के साथ देशों को जोड़ने की आंदोलन समाप्त हो गई और सद्दाम हुसैन ने इराक राजधानी बगदाद में सत्ता संभाली। फिर जैसे कि एक नए पूर्ण शासक के आगमन पर अनेक तानाशाहों की तरह सद्दाम हुसैन ने संभावित प्रतिद्वंद्वियों को सरकारों से हटाना शुरू कर दिया। जुलाई और अगस्त के बीच शाब्दिक रूप से उनके सैकड़ों संभावित विरोधियों की हत्या की गई, लेकिन यह मतलब नहीं कि उनके प्राधिकरण का विरोध समाप्त हो गया था। देश के उत्तर में तुर्की, सीरिया और ईरान की सीमा पर बसे कुर्द्स लंबे समय से अपने स्वदेश कुर्दिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अब भी जारी है। 1960 और 1975 के बीच कुर्दिश योद्धाओं और इराक सैनिकों ने एक क्रूर अभियान लड़ा, जिसमें ईरान से इराक कुर्द्स को सहायता मिली, लेकिन 1975 के अल्जीरिया समझौते के हस्ताक्षर से वह सहायता समाप्त हो गई। समझौता दशकों लंबे विवाद और हाल ही में इराक और शाह के ईरान के बीच सीमाओं के बारे में हुई लड़ाई को समाप्त करने के लिए इरादा रखता था, लेकिन इसका उद्देश्य था कुर्द विद्रोह रोकना, जिसमें संक्षिप्त रूप से सफल भी हुआ। फिर ईरान ने कुर्द संस्कृति को दबाने के लिए अरबीकरण की नीति को उत्तेजित करने की कोशिश की। हालांकि यह अंततः विफल रहा और केवल भविष्य में आक्रोश को भड़काया। लेकिन सद्दाम के पास घर के करीब ही संभावित खतरे थे, क्योंकि वह और उनकी नेतृत्व टीम इराक की सुन्नी जनसंख्या के सदस्य थे, जो देश में बड़ी शिया जनसंख्या की तुलना में एक अल्पसंख्यक समूह था। ईरान में शिया अयतोल्लाह खोमेनी के उदय ने डर पैदा किया कि इराक में उनके पुराने फारसी पड़ोसी और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी द्वारा समर्थित एक समान क्रांति हो सकती है। क्रांति के बाद ईरान में राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अयतोल्लाह के प्रति नई दुश्मनी सद्दाम हुसैन द्वारा अनदेखी नहीं गई, जिन्होंने अपने पूर्वी पड़ोसी के खिलाफ एक छोटा तेज घाव मारने का अवसर महसूस किया। सद्दाम इराक को सऊदी अरब जल मार्ग के दोनों किनारों पर नियंत्रण करने और तेल से समृद्ध क्षेत्र को कब्जा करने की इच्छा रखते थे, जो पहले सीमा के रूप में उपयोग हुआ करता था, और युद्ध के लिए न्यायीकरण के रूप में ऐतिहासिक दावों का हवाला दिया। उन्हें समझ था कि उन्हें तेजी से हमला करना चाहिए, क्योंकि दिन दिन ईरान की स्थिति स्थिर हो सकती है। इससे उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा बढ़ सकता है या शिया विद्रोह उत्तेजित हो सकता है, जिससे वे डरते थे। इसलिए उन्होंने अभियान की योजना बनाने का व्यक्तिगत कमान ली। हालांकि उन्होंने खुद कभी सशस्त्र बलों में सेवा नहीं की थी। 1977 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान इजरायल के पूर्वाग्रही हमले से प्रभावित होकर उन्हें पता था कि सफलता की कुंजी यह होगी कि वे ईरानी वायुसेना को जमीन पर उनके विमानों को पकड़कर तेजी से नष्ट करें।
जबकि उसी समय ईरानी क्षेत्र में एक व्यापक धकेल दें। यदि सफल होते तो ईरानियों के पास समन्वित प्रतिक्रिया करने के लिए थोड़ा समय होता और उनके उद्देश्यों को पकड़ लिया जाता, तो इराक सेना ईरानियों को तब तक रोक सकती थी जब तक वे हार मानने के लिए मजबूर न हो जाएं। 1980 की 17 सितंबर को सद्दाम हुसैन ने सार्वजनिक रूप से अल्जीरिया समझौते से वापसी की, दावा करते हुए कि ईरान में नई शासन प्रणाली इसका पालन नहीं कर रही थी। फिर 22 सितंबर को उनकी सेनाओं ने हमला किया। सद्दाम हुसैन के आदेशानुसार ईरानी वायुसेना पहला लक्ष्य थी, जिसमें 10 हवाई अड्डे पहली लहर में इराक लड़ाकू बमबारी विमानों द्वारा हिट किए गए थे। सद्दाम हुसैन की योजनाओं में पहले ही कमी दिखने लगी थी। उनकी वायुसेना ने हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया, परंतु ईरानी युद्ध विमानों का नुकसान कम था और उनके रनवे फिर से ठीक करने के बाद ईरानी वायुसेना हमलों का सामना करने के लिए उठी। 24 घंटों के भीतर इराक वायुसेना के अड्डे खुद संयुक्त राज्य अमेरिका निर्मित F-4 फैंटम और F-5 टाइगर उड़ाने वाले ईरानी पायलटों के हमले के अधीन आ गए, जिसे सीधे तौर पर बदला कहा गया। जमीन पर इराक बलों ने 3 मोर्चों पर ईरान में 6 डिवीजनों को भेजा। सबसे अधिक संगठित प्रयास खुजेस्तान को कब्जा करने के लिए अभियान था, जिसमें 4 इराक डिवीजनों को जलमार्ग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से तैनात किया गया, जबकि शेष 2 को किसी भी ईरानी प्रतिक्रिया हमले को रोकने के लिए भेजा गया। इस पहले युद्ध के दौरान कुछ सबसे खूनी लड़ाई हुई, जहां ईरानी एंटी टैंक टीमों ने इराक टैंकों पर भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन अंततः वापसी के लिए मजबूर कर दिए गए। इस लड़ाई में करीब 7,000 सैनिकों और नागरिकों की जान चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप ईरानियों ने करम शहर को रक्त का शहर कहा। लेकिन जबकि इराक विजय लड़ाई ने इराक आगे बढ़ने को रोक दिया, ईरान को समय दिया मोबाइलाइज करने के लिए और 1980 के अंत तक इराक सैनिक अब बचाव में थे। उनके आरक्षित धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सद्दाम हुसैन के इराक और अयातुल्लाह खोमेनी के ईरान के बजाय जल्दी विजय, जो उन्होंने वादा की थी, अब एक लंबी अवधि के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। कागज पर जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरानियों को लगा कि सभी कार्ड उनके पास हैं, लेकिन अब शाह के तहत इकट्ठा की गई उसकी विशाल सैन्य शक्ति पश्चिमी प्रतिबंधों द्वारा शोषित हो रही थी। क्रांति के उपरांत ईरान ने अपने पश्चिमी प्रतिद्वंद्वी सोवियत संघ को अपने समर्थन से बाहर कर दिया। इस प्रकार अपने उन्नत पश्चिमी हथियारों को संचालित रखने के लिए उन्हें उनमें से बड़ी मात्रा में कैनिबलाइज करना पड़ा, ताकि अन्य काम करते रहें। उदाहरण के लिए ईरान की 80 फेक टॉमकैट्स की बल आने वाले वर्षों में आधी हो जाएगी और कुछ मामलों में वे अपने उन्नत रडार गैर संचालनीय होने के बावजूद उड़ान भरते थे। यह उपकरण समस्या केवल शाह के प्रति अभी भी वफादारी रखने वाले जनरलों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कटाई द्वारा बढ़ा दी गई थी। ईरानियों ने बहुत जल्द खुद को आविष्कार कुशलता में सिद्ध किया और उन्होंने अपने टैंक और विमानों के लिए स्वयं के स्पेयर और गोलियों का निर्माण करने का मुख्य कार्यक्रम शुरू कर दिया। इससे उन्हें शुरू में असंचालनीय की गई उनके उपकरणों को पुनर्जीवित करने और इराक पर दबाव बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। इस बीच इराक को सोवियत संघ और फ्रांस द्वारा हथियार और प्रशिक्षित किया जा रहा था। 1980 में सद्दाम हुसैन को अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा था। वे क्षेत्र के लिए सुसज्जित थे, उन्हें कुर्दों से लड़ने का पूर्व अनुभव था और उन्हें अपने व्यक्तित्व की उपासना से प्रेरणा मिली थी। उनकी जिद की वजह से अभियान को व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करने का परिणाम यह हुआ कि इराकियों को सामने की रेखाओं में विस्तार करना पड़ा, बहुत सारे उद्देश्यों को सामना करना पड़ा, बजाय इसके कि वे अपनी अधिकतम शक्ति को कम लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, जहां वे ईरानियों को आसानी से हरा सकते थे और फिर अगले पर बढ़ सकते थे। इराक सेना के लिए स्थिति और बिगड़ गई जब इसके जनरलों ने अपने अपने आशाहीन युद्ध में सहयोग की कमी को देखकर जीतने की संभावना नहीं देखी और कुछ ने वापसी और पुनर्गठन का निर्णय लिया। यह सद्दाम हुसैन के लिए असहनीय था, जिन्होंने इसे कायरता या अक्षमता के रूप में देखा और इसलिए उन्हें दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में हत्या कर दिया गया।
नेतृत्व में उसकी योजनाओं के विरोध में बोलने या ऐसा करने के लिए डर का माहौल अंततः सद्दाम की युद्ध समय के नेता के रूप में अपनी कमियों को प्रकट करेगा। कई बार रक्षात्मक रणनीतियों और आपातकालीन योजनाओं को नजरअंदाज किया गया, जैसे ईरान ने इराक आर्थिक व्यवस्था पर प्रहार करने के लिए उनके तेल क्षेत्रों पर वायु अभियान चलाया। ईरानी वायुसेना को जमीन पर विस्फोट करने की उम्मीद में सद्दाम हुसैन ने इन हमलों के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी नहीं की थी और इसलिए ईरानी विमानों को इन प्रारंभिक हमलों के दौरान इराक वायु विरोध में अक्सर कम ही सामना करना पड़ता था। हुसैन का ईरान पर आक्रमण इराक नेता और उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव भी छोड़ गया। उनकी योजना का एक बड़ा हिस्सा नए ईरानी शासन की असंगठनता और आंतरिक अस्थिरता पर आधारित था, लेकिन उनका आक्रमण केवल विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ ईरान को एकजुट करने में सहायता करता रहा। सारांश में उन्होंने अयातोल्लाह को वही दिया जो उन्हें सत्ता में बने रहने और ईरान के इस्लामी गणराज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। ईरान ने अपने युवा पुरुष संगठन को इराक हमलावरों के खिलाफ एकजुट करते हुए देखा, जिसने रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर पहले विश्व युद्ध के समान दृश्य उत्पन्न किए। नए क्षेत्रीय इकाइयों का गठन हुआ, जिनमें 7 बड़े पुरुषों को शामिल किया गया था जो अब साथ लड़ने जा रहे थे। लेकिन पहली विश्व युद्ध की तुलना वहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि ईरान इराक युद्ध में ईरानियों ने इराक सेना को दूर रखने के लिए खड़ियों के नेटवर्क का व्यापक रूप से उपयोग करना देखा। ईरान के लिए खड़ियां आवश्यक थीं, क्योंकि उनकी आर्मर यूनिट्स संख्यात्मक रूप से कमजोर थीं और उन्हें पैदल सेना पर ही अधिकतम निर्भरता थी। सोम्मे की तरह ही ईरानी पैदल सेना इन खड़ियों से मानव लहर हमले शुरू करेगी, अक्सर बड़े खुले मैदानों में जहां इराक तोपखाना उनका त्वरित काम करता था। फारसी रेतें धुआं, आग और रक्त से काली और लाल हो गई थीं। 1981 और उसके बाद के समय में सामने की लाइनों के बीच कड़वे और खूनी धक्के के बाद सद्दाम हुसैन ने ईरानी शहरों और उनकी जनसंख्या को सजा देने का काम शुरू किया। स्कड भी सतह से सतह मिसाइलें और तुपोलेव 222 बॉम्बर, दोनों सोवियत संघ से आयातित, तेहरान के राजधानी शहर सहित अन्यों पर विनाश बरसाते थे, जिससे हजारों लोग अंधेरे के घंटों में आसपास की पहाड़ियों में चले गए। दूसरे विश्व युद्ध की बमबारी के समान हमलों का उद्देश्य ईरानी लोगों को हतोत्साह करना था, लेकिन वे बजाय प्रतिशोध करने के लिए उत्साहित हुए और इस प्रक्रिया में ईरानी विमानों ने बगदाद के खिलाफ कार्रवाई की। इन आंख के बदले आंख हमलों को सामूहिक रूप से नगरों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुर्द्स ने युद्ध का अवसर उठाकर इराक के विरुद्ध स्वतंत्र कुर्दिस्तान के लिए लड़ाई जारी रखी, जिसे लीबिया, सीरिया और ईरान ने समर्थन किया। उन्होंने तुर्की जाने वाली सड़कों पर महसूरी लगाकर इराक तेल के सड़की निर्यात को रोक दिया, जिससे सद्दाम की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था को और हानि हुई। 1982 के मई तक इराक ने युद्ध की शुरुआती भूमि लाभों का अधिकांश खो दिया। इसलिए सद्दाम हुसैन ने अपनी सेनाओं को इराक क्षेत्र में वापस हटने के निर्देश दिए। यह उनके खुद के जनरलों को फांसी देने के बाद, जिन्होंने स्वयं ही वापसी का आदेश दिया था। हुसैन ने 1982 के 10 जून को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा करके शांति के लिए याचिका दायर की, मानते हुए कि ईरान अपनी खोई हुई भूमि को वापस पाने से संतुष्ट होगा। हालांकि अयातुल्लाह ने इस युद्ध विराम को खारिज कर दिया और बजाय इसके सद्दाम हुसैन को हटाने और ईरान में हुए नुकसान के लिए इराक से युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग की। यह सद्दाम हुसैन के लिए स्वीकार्य नहीं था और इसलिए अनिच्छापूर्वक दोनों पक्षों ने युद्ध जारी रखा। और यह कितना भयानक युद्ध होगा, जिसमें केवल दोनों देशों को ही नहीं बल्कि उस समय के महान सुपरपावरों को भी उलझाया गया, जो क्षेत्र में तेल के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश में थे। अचानक दुनिया इस संघर्ष पर केंद्रित हो जाएगी और परिणाम स्वरूप इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। मध्य पूर्व और उसकी तेल की आपूर्ति के सामरिक महत्व को देखते हुए दो मुख्य योद्धाओं के बाहर के देशों को अनिवार्य रूप से इस संघर्ष के परिणाम में रुचि थी।
जबकि ईरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपेक्षाकृत अलग था, इराक को विश्व के हथियार आपूर्तिकर्ताओं और मध्य पूर्वी शक्ति के साथ प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने वाले देशों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव मिला। सोवियत संघ और फ्रांस दोनों ही इराक के प्रमुख हथियार और तकनीकी सहायता के आपूर्तिकर्ता थे, लेकिन जबकि सोवियत संघ सामग्री सहायता ने फ्रांस के योगदान को परास्त किया, पेरिस इराक को उसका संभावित रूप से सबसे बड़ा उपकरण दे रहा था, 21वीं सदी में देश को सशक्त बनाने के लिए परमाणु की शक्ति। 1976 में फ्रांस ने एक 40 मेगावाट रिएक्टर की तकनीक स्थानांतरित करने और इराकियों की मदद करने के लिए सहमत हुआ। बगदाद के पास एक नई परमाणु केंद्र में इसे बनाने और चलाने में निर्माण 1979 में शुरू हुआ और रिएक्टर, जिसे फ्रांसीसी श्रमिकों ने औसिराक कहा, इसका उद्देश्य इटली से आयातित हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का उपयोग करना था। परमाणु हथियार युक्त इराक से डरकर या सीधे एक प्रमुख प्रचार कूड़े की तलाश में ईरानियों ने 30 सितंबर 1980 को रिएक्टर पर एक आकस्मिक हमला किया, जो इतिहास का पहला हवाई हमला था परमाणु सुविधा पर। ऑपरेशन स्कॉच्ड स्वर्ड के नाम से जाने जाने वाले ईरानी युद्ध विमानों ने रिएक्टर पर इतना महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई कि फ्रांको इराक परियोजना को 3 महीने तक रोक दिया। लेकिन ईरान ही नहीं था जिसे परमाणु इराक से डर था। जैसा कि अगले वर्ष 7 जून 1981 को रिएक्टर पर काम फिर से शुरू हुआ, जेट इंजनों की आवाज फिर से सुविधा के ऊपर सुनाई दे सकती थी, लेकिन ईरानी चिन्हों के बजाय विमान ने दावीद का सितारा ले लिया। इस्राएली वायुसेना ने सुविधा पर काफी क्षति पहुंचाई, जो इतिहास में सबसे महान वायु हमलों में से एक माना जाता है। इस्राएली F-16 फाइटिंग फाल्कन्स ने अपनी सीमा के बहुत किनारे पर सऊदी अरब और इराक वायुमंडल में अत्यधिक निम्न स्तर पर उड़ान भरी और अपने बमों को असाधारण सटीकता से पहुंचाया। इस्राएल के कार्य पर विश्व की प्रतिक्रिया विभाजित थी। इराक ने पुनर्निर्माण की घोषणा की, लेकिन ईरान युद्ध के वित्तीय राजनीतिक दबाव में फ्रांस ने 1984 में परियोजना से वापसी कर दी और सद्दाम की पुनर्निर्माण क्षमता सीमित थी। हालांकि फ्रांस अब भी इराक युद्ध प्रयास के लिए सामान्य हथियार और उपकरण प्रदान करेगा। सऊदी अरब और कुवैत जैसे कि इराक अपने देशों में ईरान द्वारा अपनी क्रांति का निर्यात करने या शिया विद्रोह को उकसाने या फंडिंग करने के बारे में चिंतित थे, और इसलिए उन्होंने इराक सरकार को युद्ध ऋण प्रदान किए, सभी नए उपकरण की खरीद के लिए भुगतान करने के लिए। स्पेन और इटली ने मॉस्को और पेरिस के पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ साथ टैंक विरोधी मिसाइलों से सशस्त्र हेलीकॉप्टर इराक को प्रदान किए। अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी यही किया, हालांकि यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में कम अनुपात में। इराक ने चीन की ओर भी मुड़ा, जिसने सोवियत संघ शस्त्रों की अनलाइसेंस्ड प्रतियां बेची, जैसे कि T-50 टैंक, जिसे ईरान द्वारा नष्ट की गई वास्तविक सोवियत संघ निर्मित उपकरण को बदलने के लिए। सोवियत संघ स्वयं ने भी अपने T-72 टैंक के निर्यात संस्करणों को इराक को प्रदान किया, जिससे ईरानी टैंक कर्मियों को बहुत डर लगने लगा। उन्होंने ईरानी टॉमकैट्स को ऑफसेट करने के प्रयास में इराक को उन्नत लड़ाकू विमान भी प्रदान किए। हालांकि ईरान के पास अपने समर्थक थे। चीन ने ईरान को सीधे सप्लाई करने से पहले उत्तर कोरिया ने ईरान को लगभग 300 चीनी निर्मित टाइप 50 नौ टैंक सप्लाई किए। हालांकि चीन में अधिकारी मानते थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे थे। हालांकि शायद उनके सबसे आश्चर्यजनक समर्थक यहूदी राज्य इजरायल और कनाडा थे। इजरायल ने ईरान और इराक को आने वाले दुश्मन के रूप में माना, इसलिए उनके हित में था कि वे दोनों पक्षों को एक दूसरे से लड़ते हुए रखें। इसलिए इजरायल ने ईरानियों को प्रशिक्षण और उपकरण दोनों प्रदान किए, जो इजरायल के अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों की सेवा करने के साथ साथ छोटे देश के रक्षा उद्योग में शामिल इजरायली व्यापारों की मदद करते थे। इसने ईरान से इजरायल तक पर्सियन यहूदियों के सुरक्षित पार्जन के लिए समझौता करने की अनुमति दी। इसी दौरान कनाडा के गुटों ने ईरान को निकारागुआ में एंटी सोशलिस्ट विद्रोहियों, जिन्हें कॉन्ट्रास कहा जाता है, कि वित्त पोषण का स्रोत माना। संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार और स्पेयर्स को चुपचाप ईरान ने खरीदा।
जिसने बदले में लेबनान के हिजबुल्लाह योद्धाओं से 7 संयुक्त राज्य अमेरिका बंधकों इजरायल के माध्यम से हथियार पहुंचाए गए और ईरानी भुगतान का एक हिस्सा कॉन्ट्रास को स्थानांतरित कर दिया गया। यूएस कांग्रेस द्वारा इस सौदे की खोज से रेगन प्रशासन के लिए एक घोटाला हुआ, जिन्हें बंधकों के बदले हथियार व्यापार का आरोप लगाया गया, जो यूएस की नीति के खिलाफ और तकनीकी रूप से देशद्रोह है। उनके विदेशी समर्थकों ने सद्दाम हुसैन के युद्ध प्रयास का समर्थन करते हुए उन्होंने 1981 में फ्रांस से नए उपकरण के लिए बड़े आदेश दिए, जिसमें 88 9 डासो मिराज F1 लड़ाकू विमान शामिल थे, जिनमें से 20 को जहाज विरोधी संचालन के लिए तैयार किया गया था और उन्हें एक्सोसेट मिसाइल से हथियार बंद किया गया था। इस आदेश की जल्दबाजी इतनी थी, देखते हुए इराक की कमजोर हवाई बल, कि इन मिराजों को वास्तव में फ्रांस की अपनी हवाई बल को देने से बचाया गया और इराक को दे दिया गया। अब उनका अरबी ब्लिट्जक्रिग टूट चुका था और युद्ध के दबाव से उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। सद्दाम हुसैन समझते थे कि ईरान एक लंबी और खींची हुई नष्टीकरण युद्ध में फायदा उठा सकता है और इसलिए ईरान की कार्यक्षमता पर भारी क्षति पहुंचाने के लिए उन्होंने ईरानी टैंकरों को डुबाने की अभियान शुरू करने का इरादा किया। बाद में ईरानी तेल ले जा रहे विदेशी टैंकरों को शामिल किया गया। सद्दाम की सेनाओं ने मिराज की प्रतीक्षा में हेलीकॉप्टर से हमले किए, लेकिन उनकी उम्मीद से कम प्रभावी थे। निराशा में उन्होंने फ्रांस से समझौता किया ताकि वे 5 सुपर अटेंडार्ड हमला विमान फ्रांसीसी नौसेना से किराए पर प्राप्त कर सकें, जब तक मिराज तैयार नहीं हो जाते। 1982 में इन सुपर अटेंडार्ड्स ने फॉकलैंड द्वीप समूह युद्ध में लगे यूनाइटेड किंगडम बलों में आतंक डाल दिया और अब यह फारसी खाड़ी में शिपिंग के लिए वही करने जा रहा था। इराक सुपर अटेंडार्ड्स ने 27 मार्च 1980 को अपने मिसाइल हमले शुरू किए और वर्ष के अंत तक उन्होंने खाड़ी में विभिन्न राष्ट्रीयताओं की 34 जहाजों पर हमला किया। ईरानी योद्धाओं और नौसेना के लिए इन अटेंडार्ड्स को नष्ट करना उच्च प्राथमिकता बन गया, लेकिन उनके दावों के बावजूद छोटे अटेंडार्ड्स बच गए। उनके जेटों का छोटा आकार और खाड़ी के ऊपर निम्न स्तर पर उड़ान भरने की क्षमता, जिससे उनके जेट निकास से समुद्र में लहरें उत्पन्न होती थीं, ने उन्हें बेहद कठिन लक्ष्य बना दिया। इराक सेवा में सिर्फ एक जेट की उतरने की दुर्घटना में खोना पड़ा। ईरान ने F4 फैंटम बम के साथ इराक नौकायन पर हमले का जवाब दिया। इराक के पास इन हमलों को रोकने के साधन नहीं थे, क्योंकि उसकी तटरेखा छोटी और नौसेना पहले ही ईरानी हवाई हमलों से बहुत क्षति झेल चुकी थी। इराक तेल निर्यात भी विदेशी नौकायन पर भारी रूप से निर्भर थे, जो ईरानी युद्ध विमानों और तेज हमला नावों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन गए। ईरानी युद्धपोतों ने प्रो इराक टैंकरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जलमार्गों का खनन आरंभ कर दिया। दुनिया की प्रेस ने दोनों पक्षों द्वारा चलाए जा रहे अभियान को टैंकर युद्ध के नाम से चिह्नित किया और यह पश्चिमी शक्तियों के लिए असहनीय स्थिति बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने खाड़ी में अपने युद्धपोतों का तैनात किया अपने देशों के जहाजों की सुरक्षा हेतु, लेकिन रोनाल्ड रेगन की अध्यक्षता वाले संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुवैत के टैंकरों को संयुक्त राज्य अमेरिका जहाज बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा सुनिश्चित की। यह एक अत्यंत खतरनाक कदम था, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को खाड़ी में युद्ध में खींचने का जोखिम उठाया, लेकिन यह हमलों को रोकने में विफल रहा, जो केवल संख्या में बढ़ते गए जैसे जैसे युद्ध 1980 के दशक के दूसरे आधे में खींचता चला गया। युद्ध की शुरुआत में ईरान को इराकियों के मुकाबले में संख्यात्मक बढ़ोतरी मिली, लेकिन जैसे जैसे इराक सेना बढ़ी, उसने कम से कम ईरान की सैन्य शक्ति को मिलाने शुरू कर दिया और कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि टैंक, उसने अपने पर्सियन प्रतिद्वंद्वी को पार कर दिया। जब दोनों देशों के सैन्य कमांड पश्चिमी शक्तियों से बंद हो गए, तो वॉशिंगटन, लंदन और पेरिस के कई निरीक्षक भ्रमित हो गए कि इराक ईरान को क्यों नहीं हरा सका, खासकर जब उसके पास आर्मर में गुणवत्तात्मक बढ़ोतरी थी। सच्चाई यह थी कि सद्दाम हुसैन की इराक नेतृत्व युद्ध चलाने में असमर्थ थी।
फिर भी सेना में 1 मिलियन सैनिक थे, जिसने इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बना दिया। वहीं ईरान ने अनुभवी और विचारधारा संगत कमांडरों का चयन किया। इन कमांडरों को सैन्य अभियानों को चलाने का बेहतर समझ थी, और जब ईरान की उपकरण की कमी को दूर करने की बात आती थी तो वे संसाधनीय थे। परिणाम स्वरूप सद्दाम हुसैन ने रासायनिक हथियारों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जैसे कि 1983 के सितंबर में उत्तरी इराक में ईरानी हमले के दौरान कुर्दिश समर्थन के साथ ईरानियों ने हेलीकॉप्टरों ने उन पर रासायनिक पदार्थ छिड़कने से पहले इराक क्षेत्र में 15 मील आगे बढ़े, जिससे 5000 ईरानी और 2500 इराक मर गए, जिससे आगे बढ़ने में रुकावट आ गई। दक्षिण की ओर ईरान ने इराक शहर बसरा को कब्जा करने के लिए कई संचालन किए थे, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्षकों ने जिद्दी तरीके से शहर को गिरने से इनकार कर दिया। 1980 के ईरानी हमले के बाद से ही सद्दाम हुसैन की सेनाओं को बचाव में रहना पड़ा था, जिसने अपनी सेनाओं को पुनर्गठित और सुसज्जित किया था ताकि वह 1986 में बड़े हमले के आदेश दे सके। लक्ष्य था मजनून द्वीप को पुनः कब्जा करना, जो 1984 में ईरानियों के हाथों में चला गया था और इराक के तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण था। ईरानी प्रतिरोध के कारण हमला द्वीप की वापसी में विफल रहा, और सद्दाम के लिए नुकसान यह था कि ईरान को अल-फव प्रायद्वीप पर हमला करने की छूट मिल गई, जो अल-शात के मुंह में है। उनकी क्रांतिकारी गार्ड सेनाओं की मदद से ईरान ने प्रायद्वीप को जल्दी से अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रायद्वीप के अधिकार में रहने से ईरान को नौवहन पर भूमि आधारित रेशम कीट मिसाइलों के खतरे की अनुमति मिली। 1987 तक इराक के सामरिक अधिकारी सद्दाम के लगातार युद्ध योजनाओं में हस्तक्षेप की वजह से तेजी से सब्र खो रहे थे। सद्दाम ने पूर्ण बगावत की धमकी देकर अनिश्चित युद्ध संचालन से हटकर अपने सैन्य अधिकारियों को अपनी विशेषज्ञता पर विश्वास करके जंग जारी रखने की अनुमति दी। इससे इराक सेना में एक सिद्धांतगत परिवर्तन हुआ, जिसने अब सैनिकों को सम्मुख भेजने से पहले उनकी प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया, और इसमें विशाल पैमाने के युद्ध खेल शामिल थे। इससे इराक के सैनिकों की संख्या के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ी, लेकिन उनके पास छोड़ी गई सामरिक स्थिति अब भी ईरान के पक्ष में लगती है। हालांकि इस्लामी गणराज्य के बाहर के लोगों को इसका पता नहीं था, ईरान की जनसंख्या अब युद्ध से थक चुकी थी और लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की संख्या घटने लगी थी। मनोबल और उपकरण की सेवा योजना भी टूटने लगी थी। समस्याएं बढ़ गई थीं। टैंकर युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना के बढ़ते खतरे से, जो कभी कभी अपनी नौवहन की सुरक्षा में ईरान के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभा रही थी। चूंकि इन महत्वपूर्ण ईरानी तेल निर्यात को वॉशिंगटन से इराक की तरह समान सुरक्षा नहीं मिली, और इराक वायु हमले के खतरे के साथ कम देश अब इस देश के साथ सहयोग करने को तैयार थे। यहां तक कि जब एक संयुक्त राज्य अमेरिका नष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टार्क एक इराक मिसाइल से प्रहार किया गया, तो वॉशिंगटन ने घटना को इस तरह से घुमाया कि ईरान को दोषी ठहराया। हालांकि इराक सरकार ने अंततः दोषी होने का स्वीकार किया। फिर भी कुर्दों की मदद से ईरान युद्ध के उत्तरी रंगमंच पर सफल हमला करने में सक्षम था, जो पहले से अधिक इराक क्षेत्र में घुसने के लिए धकेल रहा था। फिर भी वे इस सफलता का पूर्ण लाभ नहीं उठा सके। 20 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने दोनों पक्षों से कार्रवाई रोकने और पूर्व सीमाओं पर वापस जाने की अपील की, लेकिन जैसे ही इसे खारिज किया गया, दोनों देशों को समझ आ गया कि उन्हें शांति की ओर अग्रसर होना ही होगा। यह समय की मात्र बात थी, क्योंकि 1988 तक दोनों पक्ष युद्ध से बढ़ते हुए थकान महसूस कर रहे थे, जिसने लगभग 10 लाख जीवनों का दावा किया था। समस्या यह थी कि सद्दाम हुसैन और अयातुल्लाह खुमैनी केवल इस बात पर सहमत हो सकते थे कि वे पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। 1988 में इराक ने अप्रैल के लिए एक नए ताजगी आक्रमण के लिए संचय किया। इस हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने 1988 में 16 मार्च को कुर्द नगर हलाब्जा पर हमलों का आदेश दिया। 2 दिन पहले शहर ईरानी नियंत्रण में चला गया, इसलिए यह इराक युद्ध विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा नस गैस हमले का प्रमुख लक्ष्य था।
परिणाम स्वरूप 7,000 लोगों की नरसंहार हुई और अन्य 10,000 लोग घायल हुए। अप्रैल की इराक हमलावरी ने ईरान को अपने शेष सैनिकों को पूर्व युद्ध इराक क्षेत्र से वापस लाने और उत्तरी कुर्दों का समर्थन करने पर विवश कर दिया। इस हमले में इराक ने अल्फव प्रायद्वीप से ईरानी सेनाओं को निकालने के लिए जंग की। ईरान ने वहां स्थित सैनिकों से 5 गुना अधिक सैनिक इकट्ठा किए। फिर भी इराक सारिन गैस का मृत्युकारी प्रभाव देने में लगे हुए थे। इराक ने ईरानी सीमा शहरों पर रासायनिक हमले किए और युद्ध जारी रखने पर उनका पुनः उपयोग करने की धमकी दी। समुद्र में टैंकर युद्ध ने 18 अप्रैल को ईरान के लिए और अधिक दुख देखा, जब संयुक्त राज्य अमेरिका नौसेना बलों ने ईरानी नौसेना के खनन संचालन के खिलाफ प्रतिकार किया और ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस के दौरान एक ईरानी फ्रिगेट को डुबो दिया। फिर 3 जुलाई 1988 को यूएस डिस्ट्रॉयर यूएसएस विंसनेस, जो खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका शिपिंग की सुरक्षा कर रहा था, उसने ईरानी एयरलाइनर को युद्ध विमान समझा और उन्होंने उसे मार गिराया, जिसमें 290 नागरिक मर गए। तेहरान में अयातोल्लाह के सलाहकारों ने उसे चेतावनी दी कि युद्ध जारी रखने के लिए सैन्य बजट को फिर से कई बार बढ़ाना होगा और उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध 1990 के दशक में जारी रहेगा। यह ईरानी नेता के लिए बहुत अधिक था, जिन्होंने 20 जुलाई 1988 को संयुक्त राष्ट्र संगठन संकल्प 588 को अस्वीकार करने में अनिच्छुकता व्यक्त की, जिसमें एक युद्ध विराम की सहमति और सभी पक्षों द्वारा उनके पूर्व युद्ध सीमाओं के लिए पूर्ण वापसी के लिए वार्ता शुरू करने की सहमति शामिल थी। संयुक्त राष्ट्र संगठन के शांतिदूतों ने दोनों बलों के बीच बफर की भूमिका निभाई, पर जब इराक ईरानी भूमि के बड़े क्षेत्रों को रखने की कोशिश कर रहा था, तब वार्ता अटक गई। फिर 2 अगस्त 1990 को एक चौंकाने वाली चाल में इराक ने कुवैत पर हमला किया, जो छोटा तेल समृद्ध देश था जिसने ईरान के खिलाफ उसकी लड़ाई का समर्थन किया था। दुनिया ने जिसने इराक की ईरान के प्रति आक्रामकता को अनदेखा किया था, वह अब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बल इकट्ठा करके सद्दाम हुसैन की सेनाओं को बाहर करने के लिए उत्तेजित हो गई थी। 1921 की खाड़ी युद्ध एक अजेय युद्ध थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी देशों ने अपनी तकनीकी क्षमता से इराक सेना को ठीक 1 महीने में ही समाप्त कर दिया। इस संघर्ष की विरासत निर्दयी है। 1 मिलियन मौतें हुईं। इराक ने ईरान पर अवैध आक्रमण किया, नागरिकों पर रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया और नागरिक आबादी को बम से उड़ाया। इराक ने पश्चिमी नाविकों की हत्या की। फिर भी धोखा देने की भावना से ईरानियों को दोषी मानते हुए पश्चिमी शक्तियां ईरान को इस युद्ध में बुरा मानती थीं। यह कहा जा सकता है कि इस उदासीनता ने सद्दाम हुसैन को यकीन दिलाया कि उनका कुवैत पर हमला वहीं से मुकाबला करेगा और वे कुवैत की संपत्ति से युद्ध के कारण खोई हुई अर्थव्यवस्था को बहाल कर सकेंगे। लेकिन वह गलत थे। 11 वर्षों में ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद सद्दाम हुसैन ने इराक को एक उभरती हुई शक्ति से तीसरे विश्व के एक घेरे हुए देश में बदल दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सनक पर निर्भर था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने महसूस किया कि उसने 1921 में हुसैन की सरकार को हटाए बिना काम आधा छोड़ दिया। 21वीं सदी में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध और इस मनोवृत्ति के साथ इराक फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का लक्ष्य बना। 2003 का हमला सद्दाम हुसैन की अत्याचार की शासनावधि का अंत कर सकता था, लेकिन इसने वर्षों तक अराजकता और आतंकवाद का द्वार खोल दिया। जहां तक ईरान का सवाल है, देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कुछ हद तक एक परिया के रूप में बना रहा। ईरानी नेतृत्व यह याद रखेगा कि कैसे कुछ देश इराक का समर्थन करने में तत्पर थे और उन्होंने उत्तर में लेबनान, सीरिया और यमन के विद्रोही समूहों का समर्थन किया। ईरान इराक युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका या इजरायल के साथ आसन्न युद्ध की भावना ने युद्ध के दशकों के बाद ईरानी लोगों को बाहर की ओर ध्यान देने के लिए काफी कुछ किया है, बजाय अंदर की ओर। इसने गणराज्य के नेताओं की स्थिति को मजबूत करने में सहायता की है। नेता जिन्होंने कभी कभी अपने लोगों से उतार चढ़ाव वाले लोकप्रियता स्तर का अनुभव किया है,
मध्य पूर्व अभी भी आगे की युद्धों, विद्रोहों और विचारधारा संघर्षों से झुलस रहा है। केवल समय ही बताएगा कि ईरान इराक युद्ध की अंतिम धरोहर क्या होगी। देखने के लिए धन्यवाद। अपनी राय और प्रतिक्रिया नीचे टिप्पणी में लिखें, वीडियो को पसंद करें और चैनल की समर्थन के लिए सदस्यता लें। यह विश्व की युद्ध है,